अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर के एटॉमिक मॉडल से पहले हमने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया था। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो है उसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स थे। उनमें सबसे अहम डिफेक्ट, जो सबसे बड़ा उसके अंदर डिफेक्ट था, वो ये था कि रदरफोर्ड ने कहा कि एटम जो है, चूँकि उसकी जो एटॉमिक थ्योरी थी उसकी बुनियाद क्लासिकल थ्योरी पर थी, तो क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है तो वो अपनी उस मूवमेंट के दौरान, अपनी हरकत के दौरान एनर्जी रिलीज़ करता है, एनर्जी खारिज करता है। तो अगर यही चीज़ हम एटम के ऊपर अप्लाई करें तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी मूविंग ऑब्जेक्ट हैं, तो अगर वो हरकत कर रहे हैं अपने इस ऑर्बिट के अंदर तो उस हरकत के दौरान उनको एनर्जी खारिज करनी चाहिए, और अगर वो एनर्जी खारिज करते हैं तो उनको न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। इससे एटम तबाह हो जाएगा। हालांकि एटम तबाह नहीं होता है, एटम जो है वो अपने वजूद को बरकरार रखता है। अच्छा, दूसरा उसका डिफेक्ट ये था कि एटम जो है उसको वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाता है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जबकि एटम जो है वो हकीकत में कौन सा स्पेक्ट्रम बनाता है, लीनियर स्पेक्ट्रम। तो रदरफोर्ड के जितने भी उसके एटॉमिक मॉडल में डिफेक्ट्स थे उनको दूर किया एक डैनिश फिजिसिस्ट ने, एक डैनिश डेनमार्क के रहने वाले माहिर तिब्बियात जिसका नाम था नील्स बोहर। नील्स बोहर। तो नील्स बोहर जो है ये डैनिश केमिस्ट था। इसने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स को दूर किया। इसने अपना जो एटॉमिक मॉडल पेश किया उसके लिए इसने जो बुनियाद बनाया वो थी मैक्स प्लांक की थ्योरी। मैक्स प्लांक जो है ये भी एक फिजिसिस्ट था। इसने 1911 में अपनी एक थ्योरी पेश की थी, ठीक है जी, जिसको नाम दिया जाता है क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी। तो नील्स बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल को पेश करने के लिए मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी को एज अ फाउंडेशन इस्तेमाल किया, बतौर बुनियाद इस्तेमाल किया और अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया। अब उसके एटॉमिक मॉडल में, बोहर के एटॉमिक मॉडल में जो सबसे अहम नुक्ता है उसने जो बयान किया, उसने ये कहा कि एक एटम है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, ये उसका मरकज़ी हिस्सा है न्यूक्लियस, ये बाहर जो है ये ऑर्बिट है, ठीक है। अब उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जिन ऑर्बिट्स के अंदर हरकत करते हैं, जिन शेल्स के अंदर, जिन गोल मदारों के अंदर, गोल रास्तों पर वो हरकत कर रहे हैं, अब ये जो ऑर्बिट्स होते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड से मुराद क्या होगा, फिक्स। इनकी इनकी एनर्जी मुतय्यन होती है, फिक्स होती है। और ये जिन इलेक्ट्रॉन्स के जिन शेल्स, ये इलेक्ट्रॉन्स जिन शेल के अंदर हरकत कर रहे हैं उन शेल की एनर्जी भी क्या होती है, फिक्स होती है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड है और वो एक फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, इस घूमने के दौरान वो एनर्जी जज्ब या खारिज नहीं करते। तो एक शेल के अंदर रहते हुए इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी जज्ब करते हैं ना ही एनर्जी खारिज करते हैं। एनर्जी जज्ब या खारिज उस वक्त होती है जब वो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये उसका बुनियादी नुक्ता था। दोबारा मैं रिवाइज करता हूँ कि नील बोहर्स जो है उसने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स को दूर किया। उसकी जगह उसने अपना एक एटॉमिक मॉडल पेश किया जिसके लिए उसने मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी को बुनियाद बनाया, ठीक है। ये क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लांक ने 1911 में पेश की थी और ये फिजिसिस्ट था, ठीक है। अब इस थ्योरी के मुताबिक बोहर ने क्या कहा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर रास्तों पर हरकत करता है, वो रास्ते शेल्स या ऑर्बिट्स कहलाते हैं। एक ऑर्बिट के अंदर रहते हुए इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, एनर्जी उनकी फिक्स होती है, और ये जो ऑर्बिट्स जिनके अंदर वो इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे हैं वो भी फिक्स एनर्जी रखते हैं। तो अपनी इस हरकत के दौरान ना तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी जज्ब करेंगे, यानी कि एनर्जी जो है उसकी ना तो एब्जॉर्प्शन होगी और ना एनर्जी इमिट होगी, यानी कि ना ही एनर्जी जो है वो यहाँ से खारिज होगी। एनर्जी जज्ब या खारिज उस वक्त होगी जब वो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ देगा, अपने ऑर्बिट को लीव करेगा। अब ये था उसका एक बेसिक कंसेप्ट। इसकी बुनियाद पर उसने कुछ मफरूज़े पेश किए, कुछ पास्टुलेट्स हैं, उनको हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो पहला पास्टुलेट है वो है कि द हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन वन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर अराउंड द न्यूक्लियस। इस पॉइंट की रूह से बोहर जो है उसने दरअसल एक हाइड्रोजन एटम जो है उसके ऊपर काम किया। तो उसने कहा कि हाइड्रोजन को जो एटम होता है ये एक टाइनी न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है, एक छोटे न्यूक्लियस के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस न्यूक्लियस के बाहर, ठीक है जी, गोल ऑर्बिट्स के अंदर गर्दिश करते हैं
और ये जो गोल ऑर्बिट्स हैं इनका जो रेडियस है वो आर है, यानी कि रेडियस कहते हैं ऑर्बिट से इसके सेंटर तक, यानी न्यूक्लियस से ऑर्बिट के दरमियान जो फासला है ये रेडियस है। तो उसने कहा कि हाइड्रोजन का एटम एक टाइनी न्यूक्लियस पर मुश्तमिल है जिसके इलेक्ट्रॉन्स उसके न्यूक्लियस के बाहर गोल रास्तों के ऊपर गर्दिश करते हैं और इन ऑर्बिट का रेडियस जो है वो क्या है, आर है। ये ऑर्बिट जो है जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहा है इसका रेडियस क्या है, आर। ये हमारे पास पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट उसने बताया कि ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स एनर्जी दैट इज़ क्वांटाइज्ड। हर ऑर्बिट जो है उसकी एनर्जी मुतय्यन होती है, क्वांटाइज्ड होती है, फिक्स होती है। तीसरा पॉइंट है कि एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट द एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, द एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। अब हमें बताना चाह रहा है कि एक ऑर्बिट के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब चूँकि हर ऑर्बिट की एनर्जी क्वांटाइज्ड है तो उस ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी, उसकी एनर्जी भी फिक्स है, ठीक है। अगर वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट के अंदर रहेगा तो ना तो वो एनर्जी जज्ब करेगा ना ही एनर्जी खारिज करेगा। एनर्जी जज्ब या खारिज कब होगी, जब वो अपने ऑर्बिट को लीव करेगा। तो चौथा पॉइंट हमारे पास है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी एंड व्हेन इट जंप्स बैक फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू द लोअर ऑर्बिट इट रेडिएट्स एनर्जी। अब देखें, ये डायग्राम की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब बोहर हमें बताना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं अगर वो एक ऑर्बिट के अंदर हैं वो एनर्जी जज्ब या खारिज नहीं करेंगे, जब वो अपने ऑर्बिट को छोड़ेंगे तब एनर्जी जज्ब या खारिज होगी। अब देखें, ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है, ठीक है। पहला ऑर्बिट जो होता है न्यूक्लियस के करीब तरीन उसे के कहा जाता है, शेल भी कहते हैं इसको, के ऑर्बिट या के शेल। उसके बाद एल शेल, एम शेल, एन शेल, ये आगे शेल बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियस के जो करीब तरीन ऑर्बिट होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। जैसे जैसे ऑर्बिट्स न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं उनकी एनर्जी में इजाफा होता जाता है। जैसे के ऑर्बिट जो है ये न्यूक्लियस के करीब है, इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। एल शेल जो है इसकी एनर्जी के से ज़्यादा होगी। फिर एम शेल है, इसकी एनर्जी के और एल दोनों से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो उसने कहा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट में है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, अब के शेल के अंदर है, इसकी एनर्जी कम है। जब ये अपने के शेल से एल शेल की तरफ जंप करेगा, यानी कि लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट से हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट की तरफ जंप करेगा, तो इसको एनर्जी जज्ब करनी पड़ेगी। ये एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जाम्पल वो एम शेल में है, अब वो एम शेल से दोबारा एन शेल की तरफ आना चाहता है। अब एम शेल जो है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, ये हायर एनर्जी वाला ऑर्बिट है। और उसके बाद जो एल शेल है इसकी एनर्जी कम है, ये लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिट है। अगर एक इलेक्ट्रॉन एम शेल से एल शेल में जंप करना चाहता है तो जब वो एम शेल से एल शेल में आएगा तो एनर्जी जो है वो खारिज होगी। एनर्जी यहाँ से जो खारिज होती है वो रेडिएशन की शक्ल में खारिज होती है। एनर्जी के अंदर ये तब्दीली जो है इसको एक हम इक्वेशन की मदद से लिखते हैं, डेल ई बराबर है E2 नफ़ी E1, ठीक है। डेल से मुराद चेंज होता है, यानी चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू ई नफ़ी E2 नफ़ी E1। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, अब इस ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो फॉर एग्जांपल 100 जॉल है, 100 जॉल। और फॉर एग्जांपल ये जो दूसरा शेल है एल शेल, अब इस ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो फॉर एग्जांपल है जी 60 जॉल, ठीक है जी, 60 जॉल। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट के अंदर। अब जब वो लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट के अंदर आएगा तो यहाँ से वो कितनी एनर्जी खारिज करेगा, 40 जॉल। अगर यही इलेक्ट्रॉन एल शेल से दोबारा एम शेल के अंदर जंप करता है, यानी लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट से हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट की तरफ जाना चाह रहा है, तो अब लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिट उसकी एनर्जी कितनी है, 60 जॉल, और हायर एनर्जी वाला ऑर्बिट जो है उसकी एनर्जी 100 जॉल है। तो अगर वो 60 जॉल वाले ऑर्बिट से 100 जॉल वाले ऑर्बिट की तरफ जाएगा तो उसको मजीद 40 जॉल एनर्जी जो है वो यहाँ पर जज्ब करनी पड़ेगी। तो ये एनर्जी का इंजज़ाब और एनर्जी का अखराज, यानी एनर्जी के एब्जॉर्प्शन और एनर्जी का इमिट होना जो है ये एक इक्वेशन की मदद से लिखा जाता है। ये मैक्स प्लांक की इक्वेशन है, डेल ई इज इक्वल टू E2 नफ़ी E1। इसे प्लांक्स इक्वेशन भी कहा जाता है, ठीक है जी, प्लांक्स इक्वेशन। डेल ई जो है ये इक्वल होता है एच वी, यहाँ पर वी भी है, ये म्यू भी पढ़ा जाता है, तो एच म्यू, ठीक है। यहाँ पर बुक के अंदर उन्होंने वी लिखा है, तो एच म्यू है इज इक्वल टू E2 नफ़ी E1। यहाँ पर जो एच है ये हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जॉल सेकेंड, ठीक है। ये एच प्लांक्स कांस्टेंट है और ये हमारे पास वी जो है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, ठीक है। ये जो यहाँ से रेडिएशन निकलेंगी, ठीक है, ये एनर्जी जो खारिज होगी ये लाइट की शक्ल में होगी, तो उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है उसको किससे ज़ाहिर कर दिया है, वी से।
तो ये उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि दोबारा मैं इस पॉइंट को रिवाइज़ करता हूँ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के अंदर रहता है, ठीक है, अपने उस ऑर्बिट के अंदर रहते हुए ना तो वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा ना एनर्जी इमिट करेगा। एनर्जी अब्जॉर्ब या इमिट उस वक्त होगी जब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ऑर्बिट को लीव करेगा, अपने ऑर्बिट को छोड़ेगा। अगर वो कम एनर्जी वाले ऑर्बिट से ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट की तरफ जाएगा तो एनर्जी जज्ब करेगा। अगर वो ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट से दोबारा वापस कम एनर्जी वाले ऑर्बिट की तरफ आएगा तो उसके नतीजे में एनर्जी जो है वो खारिज होगी, इमिट होगी। अब देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के करीब तरीन जो शेल होते हैं उनकी एनर्जी सबसे कम होती है। जैसे जैसे शेल न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं उनकी एनर्जी में इजाफा होता जाता है। ये के, एल और एम ये शेल हैं, ठीक है, इनको लेटर नोटेशन की शक्ल में लिखा गया है के, एल, एम, एन वगैरह, ठीक है। और ये n इज इक्वल टू 1, n ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है, n जो है ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है, n जो है इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने ऑर्बिट चेंज करेंगे तो उसके नतीजे में एनर्जी में जो तब्दीली है उसको हम प्लांक्स इक्वेशन से ज़ाहिर करेंगे। डेल इज इक्वल टू E2 नफी E1, डेल ई इज इक्वल टू HV, तो HV इज इक्वल टू E2 नफी E1। यहाँ पर H क्या है, ये प्लांक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जॉल सेकेंड, और V जो है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। लास्ट पॉइंट हमारे पास है, वो लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट ऑफ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम MVR गिवन एज। अब वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, बोहर ने बताया था, उसने जो ऑर्बिट का तस्वीर पेश किया, उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उन ऑर्बिट्स के अंदर गर्दिश करते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम MVR इज इक्वल टू NH/2π होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये MVR क्या है, दरअसल ये MVR जो है ये प्रोडक्ट ऑफ मास, वेलोसिटी और रेडियस है, प्रोडक्ट ऑफ मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। और ये मास, वेलोसिटी और रेडियस का जो प्रोडक्ट है इसको हम नाम देते हैं एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर गर्दिश करेंगे, उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करेंगे जिन ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम MVR इज इक्वल टू NH/2π होगा। अब ये H जो है M नंबर ऑफ ऑर्बिट को ज़ाहिर करेगा, H जो है ये प्लांक्स कांस्टेंट है, 2π कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है, या 22/7, 22/7 भी आप लिख सकते हैं, 3.14 भी। हर ऑर्बिट का अगर आपने एंगुलर मोमेंटम लिखना है उसके लिए आप नंबर ऑफ ऑर्बिट लिखें, ठीक है। के शेल के लिए अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए N1 होगा, L शेल के लिए N2 होगा और M शेल के लिए N3 होगा। ऐसे जैसे शेल जो है वो बढ़ते जाएंगे उनका ये N जो है नंबर चेंज होता जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो MVR इज इक्वल टू NH/2π, ठीक। तो ये था बोहर का एटॉमिक मॉडल। बोहर जो है उसको अपने इस एटॉमिक मॉडल पेश करने की बुनियाद पर 1922 उसको नोबेल प्राइज़ से अवार्ड किया गया, नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। ये जो मैक्स प्लैंक था इसको भी नोबेल प्राइज़ दिया गया क्वांटम थ्योरी पर काम करने की वजह से 1918 में। उसने ये थ्योरी 1911 में पेश की, 1918 में उसे नोबेल प्राइज़ दिया गया। और नील्स बोहर जो था उसको अपने एटॉमिक मॉडल पेश करने पर 1922 में नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया गया।